2024 लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बार यूपी में सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्लान बना रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिस सत्ताधारी सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। पुलिसकर्मी चांदी लूट में शामिल थे, थाने से चोरी का सामान बरामद हो रहा है। क्या डबल इंजन वाली सरकार है बीजेपी की? #80 हराओ बीजेपी हटाओ। आपको बता दें कि इस ट्वीट में अखिलेश यादव बीजेपी कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर हमला करने और एक पुलिसकर्मी के घर पर चांदी की बरामदी के खिलाफ केस दर्ज करने का जिक्र कर रहे थे। 2024 के आम चुनाव में सपा की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के दावे को छोड़ दें, केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी से जीते। अगर आपकी पार्टी ऐसा करती है तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और सपा ने 2019 में केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और कांगड़ा के नूरपुर में उन्होंने बीजेपी के जिला पार्टी दफ्तरों का उद्घाटन किया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सारी पार्टियां अब परिवार की पार्टी में बदल गई, कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता, कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता, कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है। कोई पार्टी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सुपुत्री, वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात रखी और कहा कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त सरकारों में घोटाले ही घोटाले होते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में स्कैम से निकलकर स्कीम वाली सरकार देश में बनी है। सुशासन की बात करें तो आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2014 के पहले क्या तस्वीर? 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आज से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा के नूरपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने वाले कुछ घंटों में और तेज होने वाला है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे उन राज्यों को राहत मिल सकती है जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं आने वाले कुछ घंटों में बिपरजॉय गंभीर तूफान में बदलने वाला है और गुजरात तट से टकराने वाला है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 125 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने तूफान बिपरजॉय को देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई और बैठक में तूफान को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। मौसम विभाग की माने तो कुछ घंटों में बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच पाकिस्तानी तटों से सटे इलाकों तक पहुंच जाएगा और 15 जून तक इन इलाकों को पार करेगा। ऐसे में यहाँ के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है।
इसके अलावा बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले बिपरजॉय पाकिस्तान की तट की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलते हुए गुजरात के तटों पर जल्द दस्तक देगा। इस दौरान गुजरात तट पर अरब सागर में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहले से ही भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका बिपरजॉय 11 जून को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए गुजरात में भी तैयारियां की जा रही हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो सके। जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तटीय इलाकों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा 6 जिलों में आश्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान 15 जून की दोपहर तक सौराष्ट्र कच्छ तट से गुजरेगा। इससे पहले 14 जून को इसको लेकर उत्तर की ओर बढ़ने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान के चलते कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर और सोमनाथ जैसे इलाके प्रभावित होने की संभावना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली अनाज मंडी में 12 जून को एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ रैली हो रही है। इस रैली में हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और किसान सूरजमुखी पर एमएसपी और किसान नेता गुरनाम चंडूनी और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पीपली के पास जाम लगा दिया है और किसान पुल और सर्विस रोड बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले किसान नेताओं ने कहा कि 2 बार प्रशासन से बातचीत हुई है और उन्होंने सीएम से करनाल में बात करने का भरोसा दिया, लेकिन फिर कहा कि वो चले गए हैं। इससे साफ है कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए लाठी डंडे पड़े या जेल भेजे, अब हाईवे जाम किया जाएगा। पूरे देश को गुमराह भारत सरकार कर रही कि एमएसपी बढ़ा दी तो खरीद कौन करेगा भाई? उसकी कीमतें तो दिलवाओ ना, जो बढ़ाई हैं उसकी कीमतें दिलवाओ। कानून बन जाएगा, सरकार को जो खरीद करनी सरकार खरीद करें, व्यापारी उसके कम पे खरीद ना करें, ये कानून चाहिए देश में। इस बीच किसानों की इस महापंचायत में पहलवान बजरंग पुनिया भी अपना समर्थन देने पहुंचे। हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या आगे भी आप सपोर्ट करेंगे रेस्लर्स इस किसान पंचायत को? देखिए, पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। तो आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की महापंचायत से पहले कहा था कि किसानों के साथ बातचीत भी हुई है और हमने अपना निर्णय किसान नेताओं को बताया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को एमएसपी के नजदीक रेट मिले। सूरजमुखी का विषय उसी जिले के अंदर हुआ है और उसमें हमारी बातचीत का पहला एक दौर चला है। उसके बाद हमने कुछ निर्णय भी करके उनको सुनाया है, बताया है और हमने चूँकि हैफेड भी 4800 रुपये में खरीद रही है, 1000 रुपया एक इंटरिम सहायता के रूप में हमने जो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना, उसके अंदर उनको दे रहे हैं और ये भी आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को देखेंगे और किसान को कैसे एमएसपी के नज़दीक रेट मिले, इसमें जैसे जैसे मार्केट का रेट पता लगेगा वैसे वैसे उसकी भरपाई भी हम करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों शाहबाद में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ग्रुप के द्वारा नेशनल हाईवे को जाम किया गया था, जिसमें लगभग 5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए उनको नेशनल हाईवे से हटा दिया था। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने चंडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी और उनके 8 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद किसानों ने 12 तारीख को पीपली अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आह्वान किया था, जिसमें पूरे देश के किसान पहुंचे और अब किसान की मांग पूरी ना होने पर उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। महाराष्ट्र में आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बवाल देखने को मिल रहा है। औरंगजेब को लेकर कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुणे के आलंदी शहर में बवाल हुआ है। दरअसल आलंदी में ज्ञानेश्वर की पालकी की यात्रा शुरू हुई, लेकिन उसी समय वारकरी भक्तों और पुलिस वालों में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आलंदी में किसी तरह की लाठीचार्ज नहीं हुई है।
मीडिया से बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 400 से 500 के आसपास युवा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। पहिली गोष्ट तर लाठीचार्ज झालेला नाही, मात्र तिथे थोडी बाचाबाची किंवा झटापट झाली आहे। त्या संदर्भातली खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की मागील वर्षी त्या ठिकाणी स्टॅम्पिड सारखी स्थिती झाली आणि चेंगराचेंगरी झाल्यामुळे महिला देखील जखमी झाल्या होत्या आणि म्हणून यावर्षी त्या संदर्भातली एक बैठक झाली होती। उधर इस विवाद पर विपक्ष ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने इस घटना की निंदा करते हुए शिंदे सरकार का घेराव किया। मी त्या आळंदीत वारकऱ्यांवर लाठी माराची घटना अत्यंत माझ्या दृष्टीने क्लेशदायक आहे। वारकऱ्यांवरील लाठीमाराचा आणि तो करणाऱ्या सरकारचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो। अशा पद्धतीने अजिबात घडता कामा नये। त्याच्यामध्ये ताबडतोब सरकारमधल्या प्रमुखांनी लक्ष घालून, पोलिसांनी लक्ष घालून, आता मी खरं तर मुंबईलाच निघालो होतो। मी जाताना आता जाता जाता तिथली पण सगळी माहिती घेऊन गाडीत बसल्यावर फोनवर आणि फडणवीस सरकार। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। निहत्या शेकडो वर्ष चाललेल्या या वारकरी परंपरेवर एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सरकारने जे गालबोट लावलं, ज्या पद्धतीनं निहत्या आणि भोळ्या भाड्या वारकऱ्यांवर ज्या पद्धतीनं पोलिसांच्या वतीनं जो लाठीचार्ज करवण्यात आला, या सगळ्या घटनेचा काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही निषेध करतो। आणि महाराष्ट्राची ही परंपरा जी पुरोगामी परंपरा आहे, या परंपरेनं सगळ्या धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन चालण्याचं काम केलं, व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्याचं काम केलं, अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याचं काम या वारकरी परंपरेने केलं। या परंपरेला संपवण्याचं पाप ही जातीवादी जी सरकार महाराष्ट्रात आली, या सरकारने याला गालबोट लावण्याचं पाप केलेलं आहे। आपको बता दें कि वारकरी भक्त भगवान विट्ठल के भक्तों को कहा जाता है और वारकरी हिंदू धर्म की एक परंपरा भी है जो महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका से जुड़ा है। वारकरी शब्द वारी से निकला है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना और फेरे लगाना। जो लोग अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण तरीके से बार बार यात्रा करते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.